अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मेरे सामने जो अखबारात हैं, ज़ाहिर है कि अभी तक क्योंकि पूरे मुल्क में सियासी फ़ज़ा ख़ासी जिसमें कहे कि तलातुम है, हलचल है, वो हमें देखने को मिल रही है। कल इमरान खान साहब ने जलसा भी किया, यौम तशक्कुर मनाया और उसके अलावा दीगर बयानात भी हमारे सामने हैं। तो फिर ज़ाहिर है हम ख़बरों में अगर थोड़ा सा तनव्वुर ढूँढें तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की रिवायत बरकरार, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल करनी होती है अपने जलसों में वही की। ज़रदारी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शहबाज अब्बासी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, घटिया जलील, शर्म नहीं आती। ये मेरा कहना नहीं है जनाब अली, इमरान खान साहब का कहना है। और वो इस बारे में बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बुरा भला कहना भी होता है तो वो फिर अल्फाज का चुनाव ऐसा क्यों करते हैं कि जो मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल उनकी मर्जी। रोज़ाना जंग की ये शायद सुर्खी थी। सुर्खी देखते हैं, झूठे रेफरेंसेस से नहीं डरता अब्बासी, इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरबानों में झांके। आलमी सतह पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नामजद वज़ीर आज़म के न्यायालय के अदालती फ़ैसले को अवाम ने कबूल नहीं किया, लेकिन हमने अमल किया। नवाज शरीफ के एजेंडे को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। काबीना की तश्कील का फ़ैसला मेरे लीडर करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी। नवाज शरीफ ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और तसलसल के लिए अहम फ़ैसला किया। मुश्किल वक्त में इत्तेहादी होने की हैसियत से किरदार अदा किया और करेंगे। फजलुर रहमान, नामजद वज़ीर आज़म और JUI रहनुमा की मुलाकात, गुफ्तगू। रोज़ाना एक्सप्रेस की खबरें, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। मुश्तरका उम्मीदवार पर अपोजिशन तकसीम, आज इजलास तलब। शाहिद खाकान अब्बासी, शेख रशीद और खुर्शीद शाह ने कागजात लिए, आज जमा कराए जाएंगे। मुख्तसर तरीन वक्त में वज़ीर आज़म का इंतखाब करा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ANP कौमी वतन पार्टी के शेख रशीद पर तहफ़्फ़ुज़ात। इमरान खान ने एतमाद में नहीं लिया। मुश्तरका इजलास से पहले उम्मीदवार का ऐलान ज़्यादती होगी। सैयद खुर्शीद शाह, उम्मीदवार मैं बनूँ या कोई और, मुत्तफ़िक़ा होना चाहिए। शाहिद खाकान के ख़िलाफ़ LNG केस दायर करेंगे। शहबाज शरीफ, हुदैबिया केस में फंस जाएंगे। शेख रशीद फजलुर रहमान के पीछे भी जाएंगे। जरदारी अब तुम्हारी बारी। इमरान खान, शाहिद खाकान और शहबाज तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। जंग शरीफ ख़ानदान से नहीं, करप्शन के ख़िलाफ़ थी। पनामा का फैसला सुनाने वाले जजेस और JIT अरकान को सैल्यूट पेश करता हूँ। रेफरेंस से नहीं डरता, इल्ज़ाम लगाने वाले गिरबान में झांके। शाहिद खाकान, शुजात परवेज़ के खुर्शीद शाह से राजुल हक, शेख रशीद से राब्ते। दूसरा शरीफ भेजा तो तीसरा लाएंगे नून लीग। जरदारी नहीं, अब इमरान तुम्हारी बारी है, हम एहतसाब भुगत चुके। पीपल्स पार्टी। तो अंग्रेज़ी अखबार देखते हैं और जंग अखबार में ही खबर है, इल्हाक़ पाकिस्तान के सिवा कुछ भी नहीं सोच सकते वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। अब कल की ये सूरत हाल थी कि जब राजा फ़ारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उनके हवाले से मीडिया में ये ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने ये बात की है कि इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से सोचा जाएगा कि कश्मीर क्या है, कहाँ खड़ा है। उस पर काफ़ी कल्लेदे होती रही है मीडिया पे, और मुनासिब बात तो नहीं थी, उन्होंने भी नहीं की। और मीडिया में जिस तरह से वो उसका एक तरह से बहुत ज़्यादा बार बार उसको दोहराया जा रहा था, वो भी मुनासिब नहीं था। बहरहाल हमारी राय, ज़रूरी नहीं कि इस पर कोई अमल करे। इमरान प्लेजेस स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन न्यू पाकिस्तान, डॉन की लीड, सर्च ऑपरेशन लॉन्च्ड इन क्वेटा। अब्बासी, शाह रशीद टू रन फॉर PM ऑफिस। डॉन की खबरें थी। शरीफ मूव्स टू हिज मरी रेसिडेंस। ट्रिब्यून की खबरें, ex-minister says PTI chief was used as a pawn. After Nawaz's ouster, Imran targets Zardari. और ये वही कल रात के जलसे की या यौम तशक्कुर के जो तफसीलात हैं वो हैं। Quest for consensus, opposition candidate. Time to tackle clear and present dangers. ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से एक एनालिसिस है, ये खबर है। Not afraid of fake references, says Khan. Remove one Sharif, we will bring second, third, fourth PML. And the News International की खबरें,
Some people ganging up to abolish Article 62-63 says Siraj. Discrepancies in JIT documents. उमर चीमा की खबर और ये वही उमर चीमा है जो पनामा लीक्स में ICJ जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जर्नलिस्ट का उसका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की है JIT में जो कुछ उनको आप मुतज़ाद बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके हवाले से उन्होंने निशानदेही की है। ये ही खबर जंग अखबार में भी आपको मिलती है। JIT के दस्तावेज़ात में खामियों के बायस वज़ीर आज़म नाअहल हुए, गलत पासपोर्ट नंबर दर्ज, मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैम्प और लोगों की मौजूदगी में खामी है। तो ये सारी खबरें आपके सामने हैं नाज़रीन, और हम इस बारे में जो बात आपसे करेंगे वो ये है कि जिस तरह से ये सारे मामला तय हुए हैं, जिस तरह से एक आइन की जो शिक है 62F1 उसकी जिस तरह से तशरीह हुई है, उसकी जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो हमारे सामने है। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। जो आइनी माहिरीन हैं, क़ानूनी माहिरीन हैं, उनकी अपनी अपनी राय है कि क्या वाकई इसको आप लागू कर सकते थे, इस शक को नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे तो कैसे नहीं कर सकते थे, और अगर की है तो किस तरह से किए, ये सारी बातें। और इसमें एक और सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब आइन में या इस आर्टिकल में इस बात की कोई निशानदेही नहीं की गई कि इसके इस्तेमाल के बाद कोई भी मेंबर जो है नेशनल असेंबली का या सेनेट का अगर वो नाअहल करार पाता है तो उस पर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए। तो फिर जब ये वजाहत ही नहीं इस आर्टिकल में मौजूद, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दिया है तो उसके बाद वज़ीर आज़म जो साबिक़ा वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ साहब, उनकी अहलियत ताहयात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, मैं मिसेज हमीद बात कर रही हूँ कराची से। फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देखें, हमारे सियासतदान पहले होते थे अपने मंशूर पे बात करते थे, आवाम की भलाई पे बात करते थे, पहले कुछ होता था उनके पास। अब जिसे देखो वो आके इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, उनके पास एक दूसरे के इल्जामात के सिवा कुछ भी नहीं होता है। कम से कम कोई बात कहें, कोई अपना प्रोग्राम दे, कोई अवाम की भलाई की बात करें। आप ये देखें 4 साल से धरने और सिर्फ नवाज को उतारने की बात थी तो उन्होंने उतार के ही दम लिया। अब मुस्तफा कमाल है इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। पैमरा को ये भी सोचना चाहिए, और पीपल्स पार्टी को आप ये देखें कि उनके कितने करप्ट लोग हैं, उनके यहाँ कितने करप्ट लोग हैं कि अभी तक पता है परवेज खटक जो केपी के हैं उनको इतना सब वहाँ की क्या क्या सुन रहे हैं हम, आजम सवाती हैं कितने करप्ट हैं, इतने लोग हैं। अब इमरान खान को उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना, सिर्फ एक के पीछे मुखालिफ के पीछे नहीं लगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसेस हमीद। आपने जो बात की वो वही बात है कि जब हम या हमारे जैसे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, बात ज़रूर होनी चाहिए कि जिसके बारे में भी शक है और शक के साथ साथ सबूत भी मौजूद हैं तो क्यों नहीं उन लोगों को कटहरे में लाया जाता। अब ये जो मखसूस केस की बात हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल साबित किया गया, इसमें भी सवाल यही बार बार उठाया जा रहा है कि करप्शन की बात कहाँ हुई, उसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा या उसके ख़िलाफ़ कोई वर्डिक्ट, कोई फाइनल वर्ड आया तो नहीं है। मामला अब आगे बढ़ा दिया गया है, ज़ाहिर ट्रायल कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारी बातें चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा देखिए बात ये कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि तारीख आपको ही पता है, बहुत मैंने भी देखी है जी। हमारे यहाँ जो ये चीजें होती हैं, जब किसी को हटाया जाता है तो मिठाइयाँ खूब तकसीम होती हैं, और मेरे ख्याल में ये शायद लोग भूल गए कि एहतसाब इस किस्म का मतलब पहले भी नवाज शरीफ को जेल भेजकर उसको 10 साल की सजा देने के बाद भेज दिया गया था, फिर वापस आ गए। 12 साल जरदारी के साथ ये भी हुआ, जरदारी साहब के साथ भी हुआ। लेकिन सवाल ये कि जो इमरान खान कल बैठ के तकरीर कर रहे थे और एक उन्होंने एक मेला ठेला जो लगाया हुआ था, उसमें तो मैं जो देख रहा हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि वो अपने आप को क्यों, अपने आप को वजीर आजम क्यों तस्वुर कर रहे हैं, और जिस तरह की जबान वो यूज करके लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, तो क्या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके अलावा कोई भी सही नहीं है, सब चोर डकैत हैं, और अगर उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं वो आखिर कहाँ से हैं, वो कोई मतलब किन, वो आप भी जानती हैं किन किन लोगों से कहाँ से हैं।
तो उन्होंने मतलब मुझे जो उनका कॉन्फिडेंस देख के ये समझ नहीं आ रही कि वो अपने आप को अभी से वजीर आजम समझ रहे हैं, बगैर लोगों से वोट लिए, बगैर लोगों से राय लिए वो अपने आप को क्यों वजीर आजम समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल सही आपने फरमाया। इमरान साहब की जो सियासत रही है, तर्ज सियासत उनका इस वक्त भी जो है, और जिस तरह से वो लेके अपनी जमात को आगे बढ़ रहे थे, जब तक आपकी बात सही कि जब तक कि सारे हजरात या ख़वातीन जिनके अपने अपने हलक़े हैं, जो अपने अपने हलक़ों में किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट हासिल करके मुख्तलिफ पोजीशंस पर आए थे, यानी नेशनल असम्बली के मेंबर या सेनेट के मेंबर, या अगर इनके पास ये मेंबरशिप्स नहीं थी, उसके अलावा भी अपने इलाके में वो कोई पोजीशन पे थे, तो वो किसी दूसरी सियासी जमात के लोग थे। अब अचानक उनकी अपनी जमातों के साथ उनके जो भी इख्तलाफात सामने हैं नहीं हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, और उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से वो पार्टी आगे बढ़ी, जिस तरह से 2013 के इलेक्शंस में पार्टी सामने आई, तो ठीक है पजीराई मिली ज़ाहिर है। लेकिन हमने जो गुज़िश्ता भी प्रोग्राम हमने किया था हफ्ते वाले रोज़, उसमें हमारे जो एक्सपर्ट इमरान शेरवानी साहब थे, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इमरान खान साहब को अगर वोटर्स ट्रेंड की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, तो तीसरा नंबर दिया गया था इस दौड़ में। अब तीसरे नंबर पे जाने के बाद इस वक्त अचानक वो अपने आप को पहले नंबर की जमात कैसे साबित करेंगे, किस तरह से वो ये समझ रहे हैं, या ये उन्हें वो तासुर दिया जा रहा है कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे, ये बात हमें भी समझ नहीं आ रही, हम भी समझने से कासिर हैं। लेकिन भारत एक सियासी जमात के रहनुमा का ये पूरा हक़ होता है कि वो अपने वोटर्स से, अपने सपोर्टर्स से इसी लहजे में बात करे कि शायद वो आने वाले दिनों का वज़ीर आज़म है, या उसकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान होगी। लेकिन बात आखिर में जाके वहीं रुक जाती है कि ये फ़ैसला अवामी फ़ैसला है, ये फ़ैसला आखिरी फ़ैसला जो होता है वो अवाम के वोट से ही होता है। ये वहीं उसी फोरम में तय पाता है कि इस मुल्क पे किसकी हुक्मरानी होगी। अच्छा, ये लफ्ज़ जो हुक्मरानी है, ये भी बड़ी दिलचस्प सी बात है। हम सियासतदानों को हुक्मरानों के रूप में जब देखते हैं तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि इनको हुक्मरान बनाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। हम नादानिस्ता या दानिस्ता तौर पर अपने आप को दस्ते निगर के तौर पर महसूस करने लगते हैं। हम अपने हुकूक भूल कर कुछ खुशामदों में लग जाते हैं, मदह सराई में लग जाते हैं, ऐसे अपने अतराफ कुछ पर्दे खींच लेते हैं, कुछ ऐसी आँखों पे पट्टियाँ बांध लेते हैं कि फिर हक़ाइक़ जो हैं वो हमसे ओझल होने लगते हैं। ये जितने भी लोग इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हैं, उन्हें बात याद रखनी चाहिए कि उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है अवाम के हुकूक़ की पासदारी। इस नुक्ते पे थोड़ी देर में बात करती हूँ, लेकिन हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मेरा नाम मोहम्मद अली मेमन है जी। हैदराबाद सिंध से बात कर रहा हूँ। एक हमारे इलाके का एक भंगी है जी, वो 25 साल तक जो है वो भंगी का काम करता है दिन में, और रात को जो है ना ये चोरी डाके और ये मंशियात का कारोबार करता है और अरबों खरबोपति बन जाता है। 25 साल के बाद हमारे को ये पता लगता है, तो वो 25 साल तक उसने अपना इमेज हमारे मोहल्ले में ये बनाया हुआ है। खवातीन उसकी इसको कपड़े देती हैं, चीजें देती हैं और कहती है नहीं ये तो भंगी है, हमारे झाड़ू लगाता है, गटर लाइन साफ करता है ये। लेकिन चंद अक्लमंद लोग जब ये कहते हैं कि होशियार पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो रात को चोरी करता था, बदमाशी करता था, मंशियात फरोशी करता था, अरबपति खरबपति आदमी, आपको तो पता ही नहीं है इसके पूरी दुनिया में कितना इसके असास हैं। लेकिन वो चंद बेवकूफ लोग एक ही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं 25 साल तक वो भंगी था, गरीब है गरीब है। सही है जी। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने एक मिसाल दी, मुझे नहीं पता कि ये सही मिसाल है या गलत मिसाल है, लेकिन बात में आपकी भी वज़न है कि कुछ अफराद की शोहरत ऐसी होती है कि जो उनके जो कहिए कि आमाल हैं, उनकी जो आदत हैं, उसकी पर्दापोशी होने लगती है। और इस बारे में मज़ीद बात मेरा ख़्याल है यही है
कि हम जब अपने नुमाइंदों के इंतखाब की जानिब जाते हैं तो हमें उनके ज़ाती किरदार पर भी नज़र रखनी चाहिए, और ज़ाती किरदार से थोड़ा सा आगे बढ़कर जो हमारी अभी एक कॉलर फरमा रही थी मिसेस हमीद, उनकी बात में भी बिल्कुल वज़न था कि मंशूर की बात होती है, अवाम की बात होती है, अवाम की फलाह बहबूद की बात होती है, किसी डायरेक्शन की बात होती है, सिमत की बात होती है। वो सारी बातें अब हम देख रहे हैं कि हमारी सियासत से ज़रा मफकूद होती जा रही हैं, ये पूरी डिबेट से अनका होती जा रही हैं कि हमने लोगों के लिए क्या करना है। हम आते इक़्तिदार संभालते, हमारे जहन में जो भी बड़े बड़े काम आते हैं वो हम करने शुरू कर देते हैं, उस पर ना तो कोई पब्लिक कंसेंसस डेवलप होता है, ना वहाँ पे कोई टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं, ना रिसर्च हो रही होती है कि किसी मखसूस इलाके की क्या ज़मीनी हक़ाइक़ है, वहाँ पे किस किस्म के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, हमें कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी तहकीक हमारे सामने नहीं होती। हम सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए, मनफ़ियत के लिए बहुत सारे काम कर जाते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अभी बात जो मैं कर रही थी कि हुक्मरानों का पहला काम है अपने लोगों की नुमाइंदगी करना। इस हवाले से सिंध असेंबली की परफॉर्मेंस पर एक रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून का हिस्सा है, जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि 168 ऐसे मेंबर्स हैं सिंध असेंबली के कि जिनकी परफॉर्मेंस इंतहाई काबिले जिसे कहना चाहिए कि अफसोस ही है, क्योंकि 50 MPs ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा असेंबली के फ्लोर पर। उनमें दोनों तरफ के लोग शामिल हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी और अपोजिशन पार्टियों के लोग भी। जो निशानदही हो रही है उसमें कुछ MPs के नाम भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाया गया है। इस ऑफिशियल रिकॉर्ड की मौजूदगी में जिसमें ये बात भी सामने आ रही है कि तकरीबन जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी तनख्वाहें 1.5 लाख से ऊपर ही हैं, तो उस सूरत को सामने रखते हुए उनको फंड्स भी मिलते हैं, ज़ाहिर है कि अपने अपने इलाकों में खर्च करने के लिए, लेकिन मसाइल की निशानदही असेंबली के फ्लोर पर कितने लोगों ने की वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, और कितने लोग बिल्कुल खामोश रहे वो भी इसमें मौजूद। कुछ ऐसे लोगों के हम नाम लेते हैं। 95 जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल, 35 रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऐसे जिन्होंने पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में कोई बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, ना किसी कानून साजी पर कोई बात हुई उनकी जानिब से, ना कोई सवाल उठाया गया उनकी जानिब से, ना तवज्जो दिलाओ नोटिस मूव किया गया असेंबली में। हम अगर देखें तो जो MPA गुलाम आबिद खान साहब हैं, लास्ट जनरल इलेक्शन उन्होंने जीता PS 17 कश्मीर से, उनका नाम सर फहरिस्त। उसके अलावा सरदार अहमद चांडियो खंबर शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट से, फ़कीर दाद खोसो, मसूद आराई फसीशा शहीद बेनज़ीर आबाद से, इकरामुल्लाह धारेजो घोटकी से, मखदूम रफ़ीक ज़मान मटियारी और अज़ीज़ जतोई लाड़काना से ऐसे पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं कि जिनकी कारकर्दगी इंतहाई अफसोसनाक करार दी गई है इस रिपोर्ट में। एक्सक्यूज़ मी जी, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं और इस रिपोर्ट पे मज़ीद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। मैडम बात कर रहा हूँ साबिर इकबाल। फरमाइए। मैं वाइस चेयरमैन हूँ जी, यूनियन काउंसिल महार वाली, जिला जंग पंजाब से। फरमाइए। मैडम मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है, जी जी, ये भी तो करप्शन है ना? है, बिल्कुल है। तो मैडम ये पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? हम लोग इतनी मुश्किल से मुंतखब हुए हैं, पूरे पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात को तरस रहे हैं, लोग हमारे दरवाजों पे आते हैं काम करवाने के लिए। सही बात। और हम उन्हें टरका देते हैं। मैडम कब तक ये सिलसिला चलेगा? या तो कम से कम हमें इख्तियार दें, जो जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम वो लोग हमसे बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं। हम क्या करें मैडम? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपकी बात में बहुत ज़्यादा मैं जो महसूस कर रही हूँ कि दुख और कर्ब है, बिल्कुल हकीकत है जनाब। आपको याद होगा और आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इस इंतखाबी अमल से ही गुजर कर सबके वोट लेकर ही आए मैदान अमल में,
कि ये इलेक्शंस भी हमारी जमहूरी हुकूमतें नहीं करवाने पर राज़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव की रोशनी में पूरे मुल्क में ये इंतखाबात अमल में लाए गए थे, बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन ये इसको आप एक और हमारी बदकिस्मती कहिए कि ये निज़ाम तो कायम कर दिया गया, इख्तियारात अपने पास रखे गए। तमाम मुल्क की जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर यही रोना रोया जा रहा है, चाहे KPK हो, चाहे सिंध हो, चाहे जैसे पंजाब आप बता रहे हैं बलूचिस्तान हो, कि एक नुमाइशी निज़ाम तो है लेकिन हकीकतन अवामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात का मतलब हुआ करता है मालियाती उमूर पर पूरा कंट्रोल और इंतज़ामी मामलात में आपकी बात को सुना जाना। जो मशीनरी हुकूमत की काम करती है, इंतज़ामिया की काम करती है, वो आपके पास उसको चलाने के इख्तियारात हों। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक ले आई थी मामले को कि इलेक्शंस तो करवा दिए गए, तो अब शायद आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट को ये भी करना चाहिए, पड़े जो भी हो। अगर कोई इस तरह से जाए कोर्ट में तो फिर उसके नतीजे में देखिए क्या सामने आए कि बल्दियाती नुमाइंदों को उनके जायज़ इख्तियारात दिए जाएँ। अफसोसनाक बात जो मैं कह रही थी वो ये थी कि अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो ज़ियाउल हक साहब की जो लेगेसीज़ हैं, उनके छोड़े हुए जो कारनामे हैं, उन्हीं की रोशनी में मुल्क को अभी तक चलाया जा रहा है। 61-62 वाला 63 वाला जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें भी हमने देखा कि ये उसी वक्त असेंबली के फ्लोर से कानून का, आइन का हिस्सा बने ये आर्टिकल्स। उसके बाद जिन आर्टिकल्स के तहत इलेक्शन बल्दियाती नुमाइंदों का हुआ था वो भी वही निज़ाम था 1979 वाला, जो जिसमें इख्तियारात निचली सतह तक उस तरह से नहीं थे नुमाइंदों के पास। और तीसरी जानिब अगर हम बात करें नैब की, तो वो एक ऐसा इदारा है जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आया था। तो आमराना हुकूमतों के ज़माने की कानून साजियाँ जो हैं, अब जमहूरी हुकूमतें उन्हीं को लेके आगे बढ़ रही हैं और फिर वो कहती हैं जमहूरियत डीरेल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफ़ा साहब, एक तो मैं जरा वो शिकायत है जी जी, वो ये कि ये आवाज क्यों बंद कर देते हैं, समझ में नहीं आता जी। वो कुछ तो कोई बात नहीं करते। नहीं, वो कुछ टेक्निकल मसाइल हो रहे हैं ऑडियो में, उसको हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब मसला हल हो जाएगा। फरमाइए। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो फैसला आया है ना, इसके दो हिस्से हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहले 2 साहब ने उनको नाअहल करार दे दिया था, उसके अंदर क्लियरली हर चीज लिखी हुई है कि क्यों दिया गया। GIT तो बाद में आई है, GIT आने से पहले उन्होंने अपना फैसला दे दिया। लाइन ना बंद कीजिएगा। बात यह कि उन्होंने अपना फैसला पहले दिया, बाद में GIT। अब लोग कह रहे हैं इल्जाम क्या है। ये जो कौन सा इन्होंने मोटरवे बनाया, ये इसमें 145 अरब रुपए के कमीशन लिए हैं नवाज शरीफ ने। ठीक है, ये सारी चीजें GIT में मौजूद है। दूसरा, परसों आपके पास वो बैठे थे मुअज़्ज़िज़ हमारे क्या नाम है, इमरान शेरवानी साहब। बड़े अफसोस की बात है कि ये पढ़ के नहीं आते, उन्होंने कोई फैसला नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आके ये बातें करते हैं। तो कहने का मकसद है कि उनको जो सजा दी गई है बिल्कुल सही दी गई है। हम पहले तो खिलाफ में बात करते हैं, जब फैसला आ जाता है तो हम उसमें मीन मेख निकालते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है, फिर एहतसाब कैसे होगा। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, देखिए हमारे एक्सपर्ट्स भी और दीगर लोग भी बात ये नहीं कर रहे जो जिस तरह आप कह रहे हैं, फैसला अपनी जगह पर है। बात थी कि फैसले जब हो जाते हैं तो फिर आपको उनकी जो कानूनी सारी मुशगफियाँ हैं, कानूनी मराहिल हैं, उनको अगर आप एक तरफ रख दें और सियासी मुज़मरात पर बात करें तो दोनों चीज़ों को आप डी लिंक भी नहीं कर सकते और इतना ज़्यादा लिंक अप भी नहीं कर सकते। बड़ी अजीब पेचीदा सी सूरत हाल है। अगर टेक्निकली देखें तो जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि 62 और 63 वाले मामलात खुद ही ये सारे मुतनाज़ा मामलात बनाए गए थे हमारे सियासतदानों की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से। अब जब इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल हो गया है तो ज़ाहिर वावेला उठाया जा रहा है और खासी हद तक हो सकता है उसमें वज़न भी हो। लेकिन सवाल वहीं आ गया कि करप्शन की रोकथाम के लिए क्या सिर्फ ये सारे इक़दामात काफ़ी हैं? करप्शन ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को इस वक्त यरगमाल बनाया हुआ है, क्या इससे बेहतर
कानून साजी हो सकती है, इससे बेहतर इक़दामात उठाए जा सकते हैं, बेहतर मजबूत इदारे बनाए जा सकते हैं। नैब की बात जो मैं कर रही थी, नैब को आपके 2 सूबे तो मुस्तरद कर चुके हैं, यानी सूबा सिंध, सूबा KP के। अब एक विफाकी इदारा जिसकी सुपुर्द आपने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की है, उसको जब तक आप बिल्कुल हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद नहीं करेंगे, आज़ादाना तहकीकात कैसे हो पाएंगी? बड़े मसाइल हैं और ये मसाइल मेरे और आपकी डिस्कशन से शायद हल नहीं होंगे। इन सारे मामलात को अचीव करने के लिए, इन एंड्स को अचीव करने के लिए हमारे लेजिस्लेटर्स को, हमारे कानून दानों को, यानी कानून साजों को जो असेंबलियों में मौजूद हैं, उन्हें काम करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर असेंबलियों की यही कारकर्दगी रही कि अरबों खरबों रुपए इलेक्शन में खर्च करने के बाद भी उन्होंने असेंबली में जाके एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना, तो बताइए बेहतरी कैसे आएगी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, मेरा नाम जिशान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर कौम को अपने नायल होने के बाद फिर बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की है, मैं उसका एक सबूत देता हूँ। ये एग्जाइल में थे, तो एग्जाइल में ये थे सऊदी अरब में, ठीक है, उनके पास वहाँ रहने का अकामा था, ठीक है। ये बात जो कर रहे हैं कि हमने दुबई का अकामा इसलिए लिया कि मुझे लंदन से आने जाने में 6 महीने की जरूरत होती है, तो ये सऊदी अरब भी आया जा सकते थे। तो ये बेवकूफ किसको बना रही है? ये दुबई में इसलिए रखा है इन्होंने कि वही अपना रेवेन्यू जो है उधर भेजने के लिए, क्या बोलते हैं, दूसरे ममालिक में यूएई का अकामा इनको जरूरत पड़ी। सही, ठीक है जी। अब यह अकामे वाली बात है, अब इस पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अकामा तो सिर्फ एक इजाज़तनामा होता है रिहाइश का। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। जनाब ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते, 2 अरकान असेंबली ऐसे हैं कि जो पूरे 3 सालों में बहुत ही कम असेंबली को अटेंड कर पाए। उनमें साबिक वज़ीर आला सिंध जनाब अरबाब ग़ुलाम रहीम और आदिल सिद्दीकी जो MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उन 2 अशख़ास का नाम है। इसके अलावा ख़वातीन लॉ मेकर्स की जो कारकर्दगी है वो बेहतरीन रही है। उनमें सर फहरिस्त नाम है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा का, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे 1334 सवाल किए, 81 रेजोल्यूशंस उनकी जानिब से आई और 86 तवज्जो दिलाओ नोटिस आए। उसके अलावा हीर सोहो जो हैं MQM की, उनकी जानिब से 1037 सवालात, 20 छोटे शॉर्ट नोटिस और उसके अलावा 38 कॉल अटेंशन नोटिस उनकी जानिब से आए। इसके अलावा दीगर और ख़वातीन MPs की भी मिसाली कारकर्दगी शामिल है इस पूरी रिपोर्ट में। और जो मेल मेंबर्स हैं MPs हैं, उनमें खुर्रम शेरजमान PTI के और आमिर मुइन पीरज़ादा MQM के जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो जनाब ये तो हाल है हमारे यहाँ जो असेंबलियाँ सूबाई काम कर रही हैं कि उनकी काम की रफ्तार क्या है। इसके अलावा डॉन की एक रिपोर्ट जो बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्शन में छपी हुई है, उसकी अगर बात करें, उसमें यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, ये एहतसाब का प्रोसेस है, जितना भी गुज़िश्ता 1.5-2 साल में हमने देखा है, उससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या नुकसान मुरतब हुआ। $2 बिलियन का एस्टिमेट दिया गया है अभी तक, यानी 81 बिलियन रुपए, बल्कि 210 बिलियन रुपए का नुकसान अभी तक इकॉनमी बर्दाश्त कर चुकी है। ये एस्टिमेट जो है ये एक लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी के हेड की जानिब से सामने आया और वो बात ये की जा रही है कि ये जितनी इस वक्त अफरा तफरी है सियासी माहौल में, जिस तरह से डिस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, उसके नतीजे में फ्लाइट ऑफ मनी, करेंसी या जो भी आप उसको नाम दीजिए, वो फाइनेंस देखा जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉलराइजेशन हो रही है इकॉनमी में, जिस तरह से डॉलर की गिरफ्त हमारी मईशत पे नज़र आ रही है, वो बहुत ख़तरनाक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन के बगैर अगर ये मामलात इसी तरह चलते गए तो उनका अंदाज़ा ये है कि इससे बड़ा नुकसान इसलिए हो सकता है कि डॉलर का रेट जो है वो आलमी मार्केट में मज़ीद बढ़ेगा, यानी पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में रुपया जो है डीवैल्यू होगा। अगर ये ऐसा होता है तो इसके भी मईशत पर बहुत बुरे असरात
देखे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मुदस्सर अली बात कर रहे हैं फैसलाबाद से। जी मुदस्सर साहब फरमाइए। मैडम मेरी बात कहने का मकसद ये है कि 1.5-2 साल से ये पनामा का मसला चल रहा है, नवाज शरीफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ये बारिश का पहला खतरा है एहतसाब की तरफ। ठीक है। पहली दफा मुल्क में एहतसाब ऊपर से शुरू हो रहा है। ठीक है। ठीक, अब आपको एंकर पर्सन और प्रोग्राम मीडिया वालों को चाहिए कि ये बिला तफरीक और बेरहम एहतसाब होना चाहिए सब पार्टियों को, और जहाँ से भी हो रहा है और उसके लिए जितनी भी कुर्बानियां दी जाए वो दे देनी चाहिए। एक दफा माहौल जो है बेहतर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है। हमारा इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना ज़ाती, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सियासी पार्टियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे ही लोगों को सामने लेकर आएँ जिनकी तत्हीर, जिनकी छान फटक, जिनकी पूरी तरह से जिसे कहिए कि हर तरह की तहकीक पहले ही मरहले पे हो जाए, ताकि अगर बाद में वो इलेक्ट होकर किसी भी अवामी पोजीशन पर आते हैं, पब्लिक पोजीशन पर आते हैं, तो उन पर ना तो कोई कीचड़ उछाली जा सके, ना उन पर कोई बात हो सके। लातादाद मेंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, कि जिनके ऊपर ज़ेर इल्तिवा, ज़ेर समात मुकदमात हैं। उनमें कोई भी पार्टी नहीं है ऐसी कि जिस पे किसी ना किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना हो। तो ये सियासी पार्टियों का अपना फ़र्ज़ और फरीज़ा बनता है कि ऐसे लोगों को टिकट ही ना दिया जाए कि जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है, या जिनके हवाले से शकूक हैं, या वो पहले से मुकदमात में मुलव्वस हैं। हमने तो असम्बलियों में ऐसे लोगों को भी देखा कि जिन पे कत्ल के मुकदमात हैं। बहरहाल ये सारी बातें होती रहेंगी जनाब। हमारा मुल्क जिस रास्ते पे है, अल्लाह करे वो बेहतरी का रास्ता हो। इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।